बाब चहारुम जस्तजू और गुफ्तगू। तेहरान में ताज़ा वारिद हूँ, मेरे पाँव में चक्कर है। ज़रूरत और ज़ाब्ते के तहत मुझे 8-10 वजारत खानों और 15-20 सिफारत खानों के दरवाज़ों पर तारुफ़ी और रस्मी मुलाकातों के लिए दस्तक देनी है। मौका पाते ही कुछ ऐसी मुलाकातों के लिए अनक़रा और इस्लामाबाद भी जाना है। तेहरान और अनक़रा में तारीख़ और जोग्राफ़िया से यकजहती की मिसालें पेश करनी है और ये कहना है हम सब एक हैं। मैं नया होने के बावजूद आपके लिए पुराना हूँ। इस्लामाबाद में अनजान बन जाना है। वहाँ ये जताना है कि मैं सिविल सर्विस का वो रुकन नहीं हूँ जिसे आप 30 बरस से जानते हैं। मैं एक इलाक़ाई अदारे के सरबराह की हैसियत से आया हूँ। मैं पुराना होने के बावजूद आपके लिए नया हूँ। मुलाकातियों का प्रोग्राम बड़ी महारत और मेहनत से तैयार किया गया है। वजारतों और सिफारतों की दर्जाबंदी की गई है। अहम सबसे पहले, कम अहम उसके बाद, आखिर में गैर अहम, वो भी अगर वक्त मिले, और रस्मी मुलाकातों की कोई हसरत बचे। दफ्तर ने मुझे तय किए हुए 4 लंबे कार्ड फ्राहम किए जो मेरी मशगूलियत के बारे में हैं। हफ्ते की दिनों की रियायत से इस कार्ड की 7 तहें हैं और हर हिस्से में एक दिन की मुलाकातों की तफसील अव्वल पहर, दोपहर, सेपहर और शब के हवाले से दर्ज है। हर कार्ड जापानी दस्ती पंखे की तरह खुलता और तय होता है। 4 अदद कार्ड इस बात की अलामत हैं कि महीने भर का प्रोग्राम तैयार है। ख्याल था कि महीना भर में यह फ़र्ज़ बखैर खूबी अदा हो जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका। महीना ख़त्म हुआ तो 4 कार्ड और मिल गए। दूसरा महीना गुज़रा तो फिर नए कार्ड मिल गए। तीसरे महीने भी यही हुआ। मुलाकातें ख़त्म होने में नहीं आती। वजह यह है कि जो ही मैं वजारतों का एक चक्कर मुकम्मल करने लगता हूँ, हुकूमत बदल जाती है। मुलाकातें सरे नौ शुरू करना पड़ती हैं। जुलाई में जमशेद आमूज़गार वज़ीर आज़म थे। अगस्त में शरीफ इमामी ने उनकी जगह ले ली। नवंबर के पहले हफ्ते में जनरल अजहरी वज़ीर आज़म बन गए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इस ओहदे का चार्ज शाहपुर बख्तियार को मिल गया। 7-8 हफ्ते के बाद फरवरी में मेहदी बाज़रगान भी आ गए। सब कहते थे ये कई साल तक इस ओहदे पर काम करेंगे, मगर दिसंबर में वो भी चले गए। बनी सदर ईरान के नए सदर बने। इख्तलाफ पैदा हुए और वह रूपोश हो गए। बाहुनर सदर हुए और रिजाई वज़ीर आज़म, दोनों एक हादसे में मारे गए। मैं हुकूमत की हर तब्दीली के बाद एक बार फिर कमरे हिम्मत बांधता और असरे नौ मुलाकातों के लिए चल पड़ता। मेरी हालत उस बुढ़िया से मुख्तलिफ न थी जो दिन भर कपड़ा बुनती रहती, मगर रातों रात सब कुछ उधड़ जाता और अगली सुबह से फिर शुरू से बुनना पड़ता। एक शख्स वो भी था जो दिन भर एक दीवार को चाट जाता, मगर रातों रात वो दीवार दोबारा खड़ी हो जाती। कपड़ा बुनते बुनते और दीवार चाटते चाटते वो काम जिसकी तकमील के लिए मैंने एक मसरूफ़ महीना काफ़ी समझा था, उसमें 2 साल लग गए और काम फिर भी अधूरा रहा। मैंने कमर खोल दी और रस्मी मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया। अगले 2 बरस हुकूमत में फिर कोई तब्दीली नहीं आई। अमीर अब्बास हवैदा आजकल वज़ीर दरबार हैं। मैं उनसे मिलने के लिए एक महल में दाखिल होता हूँ जहाँ उनका दफ्तर वाक़ है। कमरा खाली है, लिहाजा मुझे बैठने के लिए कहा जाता है। मैं झुककर कुर्सी की आगोश में समाना चाहता हूँ कि दूसरे दरवाजे से वो कमरे में दाखिल होते हैं। मैं जितना झुका हुआ था उतना ही उठ जाता हूँ, बल्कि बिला इरादा किसी कदर तन कर खड़ा हो जाता हूँ। हवेदा इस बात से बिल्कुल बेनियाज है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है, मेरा कद खुलता हुआ है या दबता हुआ है। वो अपनी ज़ात में पूरी तरह मगर बेहद मुतमईन और मस्त है। उसका हर अंग और हर अदा ये कह रही है कोई हमसा हो तो सामने आए। वो पिछले बरस तक ईरान का वज़ीर आज़म था और इस ओहदे पर 13 साल से भी कुछ ज़ायद अरसे तक फाइज रहा। इस मुद्दत में उसने 1-2 बार नहीं बल्कि 24 मरतबा अपनी काबीना में रद्दोबदल किया। हर वजारत आनी जानी थी, हर वज़ीर फ़ानी था, दवाम सिर्फ वज़ीर आज़म को हासिल था। इसके एक पेशवा जनरल अली रज़्म आरा को सुल्तानी मस्जिद में, जहाँ वो एक आयतुल्लाह के जनाजे में शामिल होने के लिए गया था, कत्ल कर दिया गया था। कोई उसका जनाजा पढ़ाने के लिए भी तैयार न हुआ। इसके एक और पेशवा अहमद क़व्वाम उस सल्तना को 4 बार वज़ीर आज़म बनाया
और फिर हर मर्तबा कारगुजारी अच्छी न होने की वजह से हटाया गया। डॉक्टर मुसद्दक़ के साथ जो गुजरी उसका किसे इल्म नहीं है, और अब इस शख्स के जानशीन का ये हाल है कि इसकी हुकूमत साल भर पूरा करती नज़र नहीं आती। ऐसे में अगर कोई शख्स खुद राज़ी ना हो तो और क्या होगा। हवेदा ने एक शोख, हंसमुख, हाजिर दिमाग, हाजिर जवाब, खुश पोश और कदरे चालाक आदमी की शोहरत पाई है। उसकी हाजिर जवाबी के बहुत से किस्से मशहूर हैं। कहते हैं जब अमेरिका ने 1973 में CIA के सरबराह रिचर्ड हेम्स को ईरान में बहैसियत सफ़ीर तैनात किया तो रूस के सफ़ीर ने हवेदा से कहा, समझ में नहीं आता अमेरिका ने अपने सबसे बड़े जासूस को ईरान में सिफारत के लिए क्यों मुंतखब किया है। हवेदा ने झट जवाब दिया, वो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, इसलिए हर शोबे में अपना बेहतरीन आदमी यहाँ तैनात करते हैं, ख्वाह व शोबा जासूसी का क्यों ना हो। उन्होंने दूसरे मुल्कों की तरह नकारा और निकम्मा जासूस भेजकर हमें टरखाया नहीं। इसी तरह एक स्कूल के मुआयने के दौरान किसी बच्ची ने रोते हुए शिकायत की वह क्लास में अव्वल आना चाहती थी, मगर स्कूल ने उसे यह पोजीशन नहीं दी। हवेदा ने उसे दिलासा दिया कि इसमें रोने की क्या बात है, मेरे साथ भी स्कूल वालों ने यही किया था और मुझे कभी अव्वल नहीं आने दिया, मगर मैं इसके बावजूद अव्वल वज़ीर बन गया हूँ। एक दोस्त ने मुझे हवेदा की खुश मिजाजी का एक और किस्सा सुनाया। वो कतार में खड़े मातहत अमले के साथ हाथ मिलाते हुए एक शख्स के पास रुक गए जिसका पेट बढ़ा हुआ था। अपनी दस्ती छड़ी की मूठ जिस पर नक्शी चांदनी का खोल चढ़ा हुआ था उसके पेट पर रखी और निहायत संजीदगी से बोले, अच्छा तो तुम हवेदा बनने की कोशिश कर रहे हो। जितनी देर मुसाफा करने में लगती है उस अरसे का तासुर सिर्फ हवेदा की खुश पोशाकी का है, बाकी सब बातें उसके आगे मांद हैं। सूट और बूट, कमीज़ और टाई न सिर्फ आला बल्कि इस खसूसी दर्जे के जहाँ ये चीज़ें तर्ज तरह के एतबार से बिला शिरकत करे सिर्फ एक ही गाहक के लिए तैयार की जाती हैं। जेबी रेशमी रुमाल, पाइप और चांदी के दस्ते वाली छड़ी भी मौजूद है। कोट के कॉलर पर कॉर्नेशन का वो फूल भी सजा हुआ है जो उनका इम्तियाजी निशान बन चुका है। मेरी नज़रें इस फूल पर ठहर जाती हैं। बज़ाहिर फूल में कोई ऐसी बात नहीं जो पाकिस्तानी सफ़ीर ग़ियासुद्दीन अहमद के कॉर्नेशन में ना हो। दोनों खुश रंग और बड़े साइज़ के होते हैं, मगर गौर से देखें तो एक ताज़ा है, दूसरा ताज़ा तर। ताजगी के फ़र्क का एक अनोखा राज है। हवेदा के जिस काज में कॉर्नेशन लगा हुआ है उस कॉलर के नीचे सोने का एक छोटा सा गमला क्लिप से लगा हुआ है और फूल का डंठल उसमें उड़सा हुआ है। उसमें सुनहरी गमले में पानी के चंद कतरे हैं जो कॉर्नेशन की ताजगी को बरकरार रखते हैं। मैंने हवेदा से कहा, आपके दौरे हुकूमत में ईरान ने बहुत तरक्की की, मगर RCD के इदारे से जो उम्मीदें वाबस्ता थीं वो पूरी ना हो सकीं। आज तीनों मेंबर ममालिक में कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसका ताल्लुक़ इस अदारे से इतना गहरा और तवील हो जितना आपका है। मैं आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ। कहने लगे, मैं पिछली दहाई में होने वाले RCD के तीनों सरबराही इजलास में शरीक हुआ था। उनमें जो बातें और जो तकरीरें हुई वो मुझे अच्छी तरह से याद हैं। ख़ास तौर पे वो जो फील्ड मार्शल अय्यूब खान के ज़माने में कराची वाला इजलास था, उसका नक्शा अभी तक मेरी आंखों में घूम रहा है। तूल कलाम, करारदादों का तूमार, अल्फाज के पहाड़, अमल दरामद नदारत, तामील सिफर, कार्रवाई तमाम तर कागज़ी। खूबसूरत अल्फाज के इस्तेमाल पर कोई ख़र्च नहीं उठता और बड़ी वाहवाह होती है। जब मंसूबों पर अमल का वक्त आता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं। पसमानदा ममालिक में तरक्की के लिए ताउन की राह में 3 चीज़ें हाइल हैं। एक नेशनलिज़म, दूसरा हुकूमतों का बार बार बनना और टूटना, तीसरा मुल्क के दाखिली मसाइल की वो कसरत कि हुक्मरानों के पास इलाकाई मसाइल के लिए फ़ुर्सत है ना हौसला। मैंने उन्हें रोका नहीं और वो अस खुद रुकने के कायल नहीं है। मज़े ले लेकर अपने तजर्बात सुनाते हैं और सुनने वाला उनके तजर्बे की वसअत और खुश कलामी की लज्जत में खो जाता है। कहने लगे, इलाकाई ताउन का एक मंसूबा मेरे जहन में था। मैंने सबको कायल करने की कोशिश की। मेरे सामने सब हाँ में हाँ मिलाते, मगर जब अमल का वक्त आता तो राई का पहाड़ बना देते और छोटी छोटी बातों के तय करने में साल साल गुजार देते। ईरान को गोश्त की ज़रूरत है और तुर्की के पास भेड़ बकरियां बहुत हैं। मैंने एक मंसूबा तैयार किया कि ईरान और तुर्की की सरहद पर एक जदीद तरीन मज़ब्बा खाना और सर्द खाना तामीर किया जाए।
तुर्की जानवर फराहम करे और ईरान सरमाया। मैंने लाख सर मारा मगर कोई बात ना बनी। मैंने ये मंसूबा तुर्की के सामने इतनी बार रखा कि वो मुझे भेड़ बकरियों वाला वज़ीर आज़म कहने लगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए मैं हैज़े और चेचक के टीकों वाला वज़ीर आज़म हूँ। बार बार कहा कि ईरान की सरहद से 100 मील के अंदर अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो इलाके वाक़ हैं, ईरान उनमें सारी आबादी को मुफ्त टीके लगाने पर तैयार है, मगर कोई सुनता ही नहीं। ईरान ये काम अपने सरमाए से, अपनी निगरानी में मकामी अमले से कराना चाहता है, फिर भी हमारी पेशकश को कोई मंजूर नहीं करता। हाँ, याद आया, ये जो आप पाकिस्तान से ईरान को फल बरामद करते हैं, इसमें बहरा मुतवस्सत की मक्खी लगी होती है। मुझे एतबार नहीं आया। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ बहरा मुतवस्सत। जब माहिरीन ने समझाया कि अब इंसानों की तरह कीड़े मकोड़े भी दुनिया भर में सयाही करते हुए आज़ादी से हर जगह जा पहुँचते हैं, तो बात समझ में आई। मैंने फ़ौरन पाकिस्तान से कहा, इस मक्खी के ख़िलाफ़ इलाक़ाई ताउन होना चाहिए। जवाब का अब तक इंतज़ार हो रहा है। इन बातों से आपको अंदाज़ा होगा कि मैं इलाक़ाई ताउन का किस कदर हामी हूँ। इन मिसालों से आपको पता चलेगा कि RCD ने अब तक खातिर ख्वाह तरक्की क्यों नहीं की। दरअसल इलाक़ाई ताउन आजकल एक फ़ैशन बन चुका है। जैसे कोट की ऊपर वाली जेब में टाई के जोड़ का रुमाल रखना पहनावे का एक फ़ैशन है। इसी तरह हमसायों के साथ ताउन के लिए अदारा साजी भी एक बैनुल-अक़वामी सियासी फ़ैशन है। अदारा बनाने में सब फुर्ती दिखाते हैं, अदारे से काम लेने में सुस्ती करते हैं। मैंने मुलाकात का रस्मन शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के बाहमी ताउन और इश्तराक के ठोस मंसूबे और बहुत सी उम्मीदें लेकर आया हूँ। इन उम्मीदों की असास खुशफहमी नहीं, बल्कि वो तारीख़, जोग्राफिया, कल्चर, रिवायत, मज़हब और किताब है जो इन तीनों ममालिक में मुश्तरक है। हवेदा ने मुझे हाथ के इशारे से रोका और कहा, मिस्टर सेक्रेटरी जनरल, मैं आपसे इस्लाम और कुरान के बारे में एक तल्ख़ हकीकत का ज़िक्र करता हूँ। इसके बाद जो जुमला उन्होंने अदा किया वो सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। अमीर अब्बास हवेदा से मुलाकात के 2 फ़ायदे हुए। एक ये कि दूसरे की बात सुनने का हौसला पैदा हो गया है। बात कितनी ही नफ़रत अंगेज़ और सदमा पहुँचाने वाली क्यों ना हो, अब मैं उसे सुनकर सन्नाटे में आने और आपे से बाहर होने से इज्तनाब करूँगा। अंदर से दिल हिल जाए मगर बाहर होंठों पर मुस्कुराहट कायम रहेगी। काबिल एतराज़ बात कहने वाला हैरान होगा कि जिस बात पर सुनने वाले को ज़मीन उड़ा देनी और आसमान सर पर उठा लेना चाहिए था, वो उसने सुनी अनसुनी कर दी। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे शहनशाह के सही मकाम का अंदाज़ा हो गया है। ये बात वजाहत तलब है। हवेदा का दफ्तर बादशाह के महल में वाक़ है। उसके बावजूद उसने चलते वक्त सिर्फ़ एक मरतबा रवादारी में शाह का नाम लिया था। मुलाकात के दौरान शाह के कौलो फ़ेल का कोई हवाला नहीं दिया, उसके कमालात का ज़िक्र नहीं छेड़ा। कहाँ वो सारे ईरानी वज़ीर, सफ़ीर और ओहदेदारान कबीर जो शाह की ज़ात वाला सिफ़ात की तारीफ़ व तहसीन किए बग़ैर सांस भी नहीं लेते। मौजू कितना ही गैर मुतल्लिक़ क्यों ना हो, वो बात को घुमा फिरा कर ढटाई से और बेतुकेपन से शाह से अपनी वफ़ादारी के ऐलान का मौका निकाल लेते हैं। हवेदा इन सब से मुख्तलिफ है, हालात पर नज़र रखता है। वो शायद इस नतीजे पर पहुँच चुका है कि वक्त आगे निकल गया है, शहनशाह पीछे रह गया। उसका जिक्र क्या करना जो बहस से खारिज हो चुका है। ये वो हवेदा नहीं है जिसकी वफ़ादारी के क़िस्से और लतीफ़े मशहूर हैं। शहनशाह ने हवेदा से वक्त पूछा। जवाब मिला 6 बजे हैं। बादशाह ने यही सवाल महंदस रियाजी सदर मजलिस शूरा से किया। जवाब मिला 6 बजे हैं। शाह ने ताज्जुब का इज़हार किया। इसकी घड़ी 1 घंटा पीछे और 5 बजा रही है। उसने घड़ी उतार कर वक्त दुरुस्त करना चाहा। हवेदा ने शोर मचाया और उसे रोका। कुर्बानत शवम, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके ग़ुलाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हुजूर को घड़ी दुरुस्त करने की ज़हमत उठानी पड़े। आप अपनी घड़ी को यूं ही रहने दें। हम 35 मिलियन ईरानी अपनी घड़ियों को 1 घंटा पीछे कर लेते हैं। लतीफ़ा अच्छा है मगर हालात ख़राब है। इस वक्त शाह की घड़ी के मुताबिक मगरिब का वक्त है। सूरज डूब रहा है। अवाम की घड़ियों में फजर का वक्त है। सूरज तुलू होने वाला है। जहाँ औक़ात में इतना फ़र्क हो वहाँ घड़ियाँ मिलाई नहीं जाती। जो वक्त से पीछे रह जाए उसे नाकारा करार देकर फेंक देते। अब्बास अली खिलत बारी से तवील मुलाकात हुई। ये 7 साल से वज़ीर ख़ारजा हैं। 6 साल सेंटो के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। खुशबाश और कम गो इंसान हैं।
तजर्बाकार और समझदार हैं, मगर आजकल कुछ बेअसर या बेइख्तियार से लग रहे हैं। एक बात का वादा किया, वजारत ख़ारजा के जनरल सपहबत जो गुफ्तगू के नोट्स ले रहे थे उन्हें वाज़ेह हिदायत जारी की। अहकामात जारी करते हुए तो मैंने भी देखा, मगर उन पर अमल होते नहीं देखा। वज़ीर मालियात से मुलाकात हुई। डॉक्टर यगाना से चंद साल पहले श्रीलंका में मुलाकात हो चुकी है। ये ECAFE के कोलंबो सेशन में ईरानी वफ़द के सरबराह थे और पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही का बोझ पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मुबश्शिर हसन के प्रोग्राम के अचानक तब्दील हो जाने की वजह से सियासी कंधों से उतरकर नौकरशाही के पेशा वाराना कंधों पर आन पड़ा था। जब मैं कोलंबो के हवाई अड्डे पर उतरा तो श्रीलंका के वज़ीर ख़जाना वेलकम डॉक्टर मुबाशर कहते हुए जब मैं कोलंबो के हवाई अड्डे पर उतरा तो श्रीलंका के वज़ीर ख़जाना वेलकम डॉक्टर मुबाशूर कहते हुए मुझसे लिपट गए। दूसरी तरफ सफारत खाने का एक अफसर भी मुझसे लिपट गया और कान में कहने लगा, हमने मेज़बान से ये खबर छुपा रखी है कि हमारे वज़ीर ख़जाना इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नहीं आ रहे हैं। आप इन्हें अलहदा ले जाकर कह दें कि वो एक अहम सरकारी काम की वजह से इस्लामाबाद के हवाई अड्डे से वापस चले गए थे और 1-2 दिन तक यहाँ पहुँच जाएंगे। हम 2-4 दिन तक यही ऐलान करते रहेंगे कि वो कल आ रहे हैं। इसके बाद मेज़बान इतने मसरूफ़ हो जाएंगे कि उन्हें 1000 मेहमानों की भीड़ में ये पता भी नहीं चलेगा कौन आया, कौन चला गया और कौन सिरे से आया ही नहीं। जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद आराम से हाज़िरी का जायज़ा लिया गया तो हम भी आराम से उन्हें गैर हाज़िरी की वजह समझा देंगे। कोलंबो सेशन में पहले हफ्ते डॉक्टर यगाना की बड़ी पज़ीराई हुई। कॉन्फ्रेंस में शामिल हर फ़र्द और इदारा, बल्कि बैरून मुल्क से आया हुआ हर मौका शनास जेब कुतरा उनसे ख़ुसूसी मुलाकात का ख्वाह था। बहुत से लोग उनके एजाज़ में दावत या जलसा करना चाहते थे। सबकी नज़रें तेल की कीमत में इजाफे से ईरान को हासिल होने वाली दौलत पर लगी हुई थी। जब पता चला इन तिलों में तेल नहीं और ये पाकिस्तानी सियासत की रिवायत के मुताबिक मौका बेमौका सरकारी ख़जाने से ग्रांट देने का ऐलान नहीं करते तो इनके गिर्द जमा होने वाले अहले गर्ज की भीड़ छट गई। ये शायद कुछ बेमज़ा से हुए और कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने से पहले ही वापस चले गए। ईरान के वज़ीर मालियात ने ईरानी इंतज़ामिया के बारे में कुछ अनोखी बातें बताईं, मगर मैंने भी तय कर रखा है कि अब हैरान नहीं होना। कहने लगे कि मजलिस में बजट वज़ीर मालियात नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पेश करता है। कहने लगे कि मजलिस में बजट वज़ीर मालियात नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पेश करता है और बजट की तैयारी भी महकमा मालियात में नहीं बल्कि प्लान एंड बजट के अदारे में होती है जो वज़ीर आज़म के मातहत है। ईरान में जो बजट पेश होता है उसके 3 हिस्से हैं, सरकारी, नीम सरकारी और मुतफ़र्रिक़। सरकारी बजट मंजूरी के लिए होता है और बाकी दोनों बजट महज इत्तला के लिए होते हैं। इन तीनों बजटों में एदाद व शुमार की तकरार बहुत होती है। आमदनी और ख़र्च के कई हिस्से 2-2 बार शुमार में आ जाते हैं। साल रवां में जो नए ईरानी कैलेंडर के मुताबिक 2537 और ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 1978-79 है, सरकारी बजट $40 बिलियन, नीम सरकारी इदारों का बजट $53 बिलियन और मुतफ़र्रिक़ खर्च तकरीबन $1.5 बिलियन है। कुल रकम $94 बिलियन बनी, मगर इसमें $36 बिलियन की दोहरी गिनती शामिल है। जाते जाते मैंने उनसे ये पूछा कि अगर मालियात का सारा काम दूसरी वजारतों में होता है तो वजारत मालियात क्या करती है। मैंने उसका जवाब सुनने के लिए वहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझा। जिस वज़ीर ख़जाना के पास ख़जाना नहीं रखा उसके जवाब में क्या रखा होगा। जाफ़र शरीफ इमामी सेनेट के प्रेसिडेंट हैं, फ़राह फाउंडेशन के सरबराह हैं, इसके अलावा और बहुत कुछ है। हवेदा से पहले एक मुख्तसर मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसके बाद एक तवील अरसे तक पहलवी फाउंडेशन के सरबराह रहे, जिसके तहत ईरान एयर, हिल्टन होटल, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और न जाने क्या कुछ है। अभी हाल ही में मुश्तरक मंसूबों के बारे में गुफ्त शनीद के लिए तुर्की गए हुए थे। वज़ीर आज़म बुलंद एजवत से जो बातें हुई थी उनकी रिपोर्ट वो इस हफ्ते किसी वक्त शहंशाह को देंगे, मगर इससे पहले वो रिपोर्ट उन्होंने मुझे सुना दी। मैंने इलाक़ाई ताउन के सिलसिले में UNCTAD के माहिरीन की ताज़ा रिपोर्ट के कुछ नताइज और कुछ सिफारिशात बयान की तो कहने लगे
आपसे मुलाकात का फ़ायदा ये हुआ है कि अब मैं हिज़ मैजेस्टी के सामने अपनी बात सनद के साथ पेश कर सकूँगा। मैंने शरीफ इमामी को एक बाहोश टेक्नोक्रेट की शक्ल में देखा और इनकी इंतज़ामी सोच और सलाहियत के बारे में एक अच्छा तासुर लेकर उठा। दफ्तर पहुंचा तो ईरानी साथियों ने पूछा, शरीफ इमामी कैसा लगा? मैंने कहा, इलाक़ाई ताउन के मामले में बहुत समझदार है। वो बोले, ये शख्स बड़ा अय्यार है, शहनशाह का खुशामदी और राजदार है। आखिर उसने RCD के बारे में ऐसी कौन सी बात कह दी है कि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं? मैंने कहा, शरीफ इमामी कहता है इलाक़ाई ताउन अलहदा प्रोजेक्ट की बुनियाद पर कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ मंसूबों के पैकेज के ज़रिए हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट तमाम मुल्कों को यकसा नफ़ा नहीं दे सकता। बस जिस मुल्क का नफ़ा दूसरे मुल्कों से कम हुआ उसे लेकर बैठ जाता है। पैकेज में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ताउन आसान होता है। ये सुनकर ईरानी साथी खामोश हो गए। चंद दिन गुजरे और शरीफ इमामी वज़ीर आज़म बन गए। मैं मजलिस की पुरानी इमारत में दाखिल होता हूँ। ये कभी एक महल हुआ करता था। ग़ालिबन ये वही इमारत है जिस पर मशरूता तहरीक के दौरान बमबारी हुई थी। मुझे ये इमारत बहुत अजीज़ है क्योंकि डॉक्टर मुसद्दक़ के ज़माने में तेल के कुओं के कौमियाए जाने का कानून इसी इमारत में मंजूर किया गया था। मजलिस के सदर अब्दुल्ला रियाज़ी मुझे जिस इस्तक़बाली कमरे में मिले वो शीश महल लगता है। आयनाकारी का जो फ़न ईरान ने दर्जा कमाल तक पहुँचाया है, ये हॉल कमरा उसका बड़ा अच्छा नमूना है। मकसद शायद यह है कि असेंबली के ख़ुद पसंद और हकीकत से आंखें चुराने वाले मेंबर हर वक्त आईने में अपनी ही तस्वीर देखते रहें और तस्वीर का दूसरा रुख उनकी आंखों से ओझल रहे। जिस हॉल में इजलास होता है वो कदरे सादा है। नशिस्तें इस तरह बनी हुई हैं कि सदर के सामने वाली कतारें सीधी हैं और उनके दोनों जानिब कौमी मेंबर अपनी नशिस्तों से सिर्फ बरजस्ता बात कर सकते हैं, मगर तकरीर के लिए उनको डाइस पर आना पड़ता है जिसके ऊपर शूरा वाली आयत ख़त नस्तालीक में लिखी हुई है। मजलिस के लिए एक नई इमारत तामीर हो चुकी है, मगर हॉल अभी पुराने महल का इस्तेमाल हो रहा है। अब्दुल्ला रियाज़ी मुझे दोनों इमारतों की सैर कराते हैं। नौजवान मुसल्लह सिपाही कदम कदम पर खड़े हैं। रियाज़ी पिछले 15 साल से मजलिस के सदर चले आ रहे हैं। पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं, उम्र के लिहाज से ज़ईफ़ और जुस्से के एतबार से नहीफ़। बात करते हैं तो आवाज़ धीमी मगर रफ्तार खासी तेज़ होती है। वो चौंका देने वाले जुमले जानबूझकर यूँ अदा करते हैं जैसे माजरत कर रहे हों। जुमला ख़त्म करने के बाद उनकी आंखों में शरारत भरी चमक पैदा हो जाती है। कहने लगे, ईरान में बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर, इंजीनियर और मज़दूर काम कर रहे हैं। इस मुल्क की तरक्की में उनकी लियाकत, मेहनत और दयानत का बड़ा हिस्सा है। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जब ये लोग पाकिस्तान वापस जाएंगे तो वहाँ भी इसी जज्बे के तहत काम करेंगे? फिर ज़रा वक्फ़ा दिया, ज़ेरे लब मुस्कुराए और तंज का निश्तर तेज़ करते हुए बोले, ये मेहमान कारकुन भी अजीब होते हैं। अपनी सेहत और सलाहियत गैर ममालिक में सर्व कर देते हैं। जब वतन वापस जाते हैं तो उनके हमरा दो चीज़ें होती हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज और फ्रस्ट्रेशन। रियाज़ी कहने लगे, आप इल्म सियासियात से वाकिफ़ होंगे। आज मैं आपको दो ऐसी बातें बताता हूँ जो आपने दरसी किताबों में नहीं पढ़ी होंगी। हमारे कानून की रूह से वोट डालने के लिए कम से कम उम्र 20 साल, मजलिस की रुकनीत के लिए 30 साल और सेनेट की रुकनीत के लिए 40 साल है। मजलिस की उम्मीदवारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 70 साल मुकर्रर है। हालांकि ऐसी बंदिश दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। आप इस कानून को अनोखा कानून कह सकते हैं, मगर इससे भी अनोखी बात यह है कि इस कानून के बावजूद मैं 74 बरस की उम्र में मजलिस का रुकन ही नहीं बल्कि इसका सदर भी हूँ। दरअसल उम्र की हद उम्मीदवार के लिए है, रुकन के लिए नहीं है। पिछले इंतखाबात के वक्त मैं 70 साल से 2-4 माह कम था, लिहाजा इलेक्शन में खड़ा हो गया। दूसरा, सबसे ज़्यादा वोटों से कामयाब होने वाला शख्स हूँ। आइए आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ। 1975 के इंतखाबात में मजमूई वोट साबका इंतखाबात के मुकाबले में खासे कम पड़े। इसकी वजह यह है, अब वोटर को वोट देने के लिए बज़ाते ख़ुद ज़हमत उठाना पड़ती है। पहले ये आसानी थी कि उम्मीदवार जितने शनाख्ती कार्ड जमा कर लेते और पेश कर देते, उन्हें इतने वोट मिल जाते। मेरी समझ में यह आया कि इलेक्शन के दिन 3-4 उम्मीदवार शनाख्ती कार्डों से भरे हुए थैले मोटरों में लेकर दफ्तर इलेक्शन कमीशन में पहुंच जाते
और अमला उनके शनाख्ती कार्ड गिन कर हार जीत का फैसला कर देता था। इलेक्शन खामोशी और आराम से होता, ये पता भी न चलता कि इलेक्शन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। न तकरीर, न पोस्टर, न जलसा, न जुलूस, न चाय, न देग, न माइक्रोफोन, न लाउड स्पीकर, न दंगा, न फसाद, न पथराव, न फायरिंग, न चार दीवारी काली करने की ज़रूरत, न हरीफ का मुँह काला करने की हाजत, जमहूरियत का क्या साफ़ सुथरा नुस्खा है। मुझे याद आया कि बुनियादी जमहूरियत में भी इसी तरह का एक हकीमाना नुस्खा हुआ करता था। 1964 में जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिस फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ सदारत के बिलवास्ता इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो शिकायत ये थी कि थानेदारों ने बुनियादी जमहूरियत के बहुत से अरकान से उनके शनाख्ती कार्ड ज़बरदस्ती ले लिए ताकि वो वोट न डाल सकें। इस मामले में पाकिस्तान और ईरान में कोई फ़र्क नहीं, और अगर है तो सिर्फ इतना कि एक मुल्क में थानेदार बादशाही करता है तो दूसरे में बादशाह थानेदारी करता है। मनोचेहर नायब वज़राए ख़ारजा में सबसे सीनियर है। अभी चंद माह पहले पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हुआ करते थे। मेरा ख्याल था कि इसमें थोड़ी सी जान पहचान के तो फ़ैल जो इनसे इस्लामाबाद की सिफारती दावतों और दफ्तरी कामों के सिलसिले में हो गई थी, मैं उनसे RCD के मामलात में ज़ाती दिलचस्पी और इमदाद की दरख्वास्त करूँगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। वो भरे बैठे थे। पाकिस्तान के साहिबान इख्तियार में एक आध शख्स उन्हें नापसंद था। इसके अलावा इस बात का गुस्सा था कि जब भुट्टो गवर्नमेंट और पाकिस्तान नेशनल अलायंस में सुलह की गुफ्तगू हो रही थी तो किसी फरीक ने उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वो मुझे इन कोताहियों और महरूमियों का ज़िम्मेदार ठहराकर दिल की भड़ास निकालने लगे। मैंने उन्हें टोका, याद दिलाया कि मेरा दायरा कार सिर्फ इलाक़ाई तरक्की के लिए ताउन तक महदूद है। वो मुझसे जो बातें करें वो उन्हें तो तेहरान में पाकिस्तान के सफ़ीर से करनी चाहिए। इन पर उसका कुछ असर न हुआ। फरमाने लगे, मैं इस्लामाबाद में रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ आप एक सीनियर सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान के सदर से बराह रास्त बात कर सकते हैं, लिहाजा आपको मेरी बातें सुननी और इस्लामाबाद तक पहुँचानी होगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 10 बरस पहले यहाँ मसर्रत हसन ज़ुबैरी RCD के सेक्रेटरी जनरल और शाहनवाज़ खान पाकिस्तान के सफ़ीर थे। मैं उन दोनों से गुफ्तगू के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सेक्रेटरी जनरल को सफारत खाने के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अलबत्ता जब वो अपनी मियाद मुलाजमत ख़त्म करके पाकिस्तान चला जाए तो उसे हक़ पहुँचता है कि वह अपने तजर्बे और अपनी राय से किसी को आगाह करना मुनासिब समझता है तो कर सकता है। मैं इस असूल से इनहराफ का कोई इरादा नहीं रखता। अगर आपने मुझे कोई काबिल ज़िक्र और फौरी अहमियत की बात बताई तो वह इंशाअल्लाह 4 साल के बाद इस्लामाबाद पहुँच जाएगी। मनोचेहर ने तेवरी चढ़ाई और सुनी अनसुनी करते हुए अपनी बात जारी रखी। 2-4 शिकायतें वही जिनमें हिकायत ज़्यादा होती है और हकीकत कम। 1-2 एतराज़ात वही जो ख़ुद पसंदों को अपने आसपास के लोगों के बारे में होते हैं। एक कलमा तारीफ़ जो बात को गवारा बनाने के लिए कहा जाता है। एक कलमा बदशगुनी जिसे वो अपनी गैर अहम बात को वज़नी और बाअसर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी के सदर दफ्तर में चेयरमैन के कमरे में दाखिल हुआ। नक्शा वही जमा हुआ था जो मैं 5 साल पहले देख चुका हूँ, मगर इस बार मरकज़ी किरदार होशंग अंसारी अदा कर रहे थे। मनोचेहर इकबाल का इंतकाल हो चुका है। वो लंबे कद के खामोश आदमी थे। आला तालीम याफ्ता और साबका वज़ीर आज़म थे। सर के बाल सफ़ेद थे। अंसारी का कद बयाना, ज़बान शीरीं और तालीम वाजबी है। सर के बाल सफ़ेद थे। वज़ीर आज़म होते होते रह गए। सर के बाल स्याह हैं। अपने पेश रौ से सिर्फ़ एक बात में बराबर बल्कि कुछ आगे हैं, वह है शहनशाह की खुशामद और उसकी नज़र इनायत। एक इनारी ने मेरे कान में कहा, यह शख्स लियाकत और सलाहियत में मनोचेहर का पासिंग भी नहीं है। जब यह वज़ीर मालियात था तो इस वक्त के रईस बैंक मरकज़ी पर काम का सारा बोझ डाल देता था। अब इस शख्स को NIOC में डिप्टी चेयरमैन बनाकर ले आया है। वो काम करेगा और ये नाम पैदा करेगा। ये शख्स मैनेजमेंट के इस स्कूल से ताल्लुक़ रखता है जो काम का सारा बोझ एक अच्छे कामी बंदे के कांधे पर डाल देता है, जो शोहरत तलब ना हो। साख और शोहरत नंबर 1 की, पसीना और पिसाई नंबर 2 की। मैंने जब चेयरमैन
नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी से तेल के माल और मुस्तकबिल के चंद जायज़ों का हवाला देकर पूछा कि वो किस जायज़े को दुरुस्त समझते हैं और क्यों, तो उनका जवाब अमूमियत की सतह से बुलंद होकर माहिराना सतह तक न पहुंच सका। मैंने 3-4 सोचे समझे और पहले से तैयार किए हुए तकनीकी सवाल दाग दिए। मैं एक पूरे तमाम टेक्नोक्रेट के जवाब का मुंतज़िर था, वहाँ सूरत ही कुछ और थी। गोल मोल जवाब मिला। मैंने हिम्मत न हारी। मिसाल देकर 9 दरियाफ्त तेल के कुओं की इस्तादाद के बारे में और 3 मशहूर आलमी कंपनियों के इजारादारी के असरात के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा, ईरान में 60,000 आदमी तेल की सनत में काम करते हैं और उनमें 600 बाहर के ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर कोई गैर मुल्की मुलाजमत छोड़ना चाहे तो मेरी तरफ से उसे इजाज़त है। बात जारी रखते हुए कहने लगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एक तेल का कारोबार करने वाली कंपनी है जिसका नाम रॉयल डच है। मैंने खांसते हुए लुक़मा दिया। एक्सॉन? कहने लगे, हाँ हाँ, मेरी मुराद उसी कंपनी से है। होशिंग अंसारी मौजू बदलने के लिए पहलू बदल रहे थे। बोले, तेल की बातें छोड़िए, आइए पाकिस्तान की बात करें। इसके बाद उन्होंने मुझे एक छोटा सा लेक्चर इस बात पर दिया कि पाकिस्तान को अपने मौजूदा मसाइल को किस तरह हल करना चाहिए और मुल्क को किस ढप से चलाना चाहिए। टेप का मिसाल ये था, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ईरान की मिसाल को सामने रखें और देखें कि हम चंद साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और सोचें 20वीं सदी के अख्ताम तक हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरा मिसरा जिससे शेर मुकम्मल होता है उन्हें अदा करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़ाहिर है जब ईरान की तरक्की का जायज़ा लिया जाएगा तो ख़ुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि ईरान नौ के मेमार का नाम हिज़ मैजेस्टी मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी आर्या मिहिर शहनशाह ईरान है और इस इक़्तिसादी मोअज़्ज़े को सरअंजाम देने वाले लोगों में एक अहम नाम खाकसार होशिंग अंसारी का भी है। मुलाकातें जारी हैं। मोतमदी, चेलाती, ख्वानसारी, हिदायती और मईनी, दारुश और सादात, खोशकेश और शरका। इनके बाद जिन लोगों से मुलाकात करना है उनके नाम तकरीबन डायरी में लिखे रह गए। एक रोज़नामों पर ख़त तनसीख फेरना पड़ा। डायरी में जगह कम रह गई। इसमें कोई बची खुची जगह में बड़े सरकारी एतबारों से कुछ नए काम लिखे गए। यकायक वो भी दाखिल हो गए। तीसरी बार नाम लिखने के लिए मिसेस एनी ने डायरी में सादा कागज़ टाइप करके पेन से लगा दिया, फिर ख़ुद ही उस फहरिस्त को डायरी से निकाला और फाड़ दिया। ज़ेर लब बस इतना कहा, मरदूद शुद्ध। बात सिर्फ इतनी है कि जितनी देर में वज़ीरों से वक्त तय करते हैं उतनी देर में उनकी हुकूमत टूट जाती है। निकाल बिठाल के दिन हैं। जमशेद आमोज़गार, शरीफ इमामी, जनरल अजहरी और अब शाहपुर बख्तियार। एक ईरानी दोस्त ने बताया वो शाहपुरी काबीना में शमूलियत पर गौर कर रहे हैं क्योंकि यह हुकूमत कम से कम 10 साल तक चलेगी। मैंने अर्ज़ किया, आपकी बात को सच साबित करने के लिए इस हुकूमत को आज से 10 साल पहले हल्फ उठाना चाहिए था और इस वक्त तो ये 10 दिन भी चलती नज़र नहीं आती। वो ये बात सुनकर उदास हो गए। मुझे ताज्जुब हुआ कि तबक़ा ख़ास के ईरानी अपने मुल्क की सियासी फ़ज़ा के बारे में कितने लाइल्म हैं। मेरी पेशगोई भी गलत साबित हुई। शाहपुर की हुकूमत 10 दिन के बजाय 10 हफ्ते निकाल गई।